दोस्तों नमस्कार, मैं संतोष कुमार अभी आपको पूरा विस्तार से बताने वाला हूं 5G प्रौद्योगिकी के बारे में, 5G टेक्नोलॉजी के बारे में कि क्या है 5G टेक्नोलॉजी, इससे आपको क्या फ़ायदा है, हमारे देश को क्या फ़ायदा है, पूरे इकोनॉमी को क्या फ़ायदा होने वाला है, क्या इसका कुछ नुकसान भी है, होता क्या है 5G, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए क्या नया टावर्स लगाने पड़ेंगे। बहुत लोगों का ये भी कहना है कि गली गली में अब टावर लगेगा, छोटे हाइट के मोबाइल टावर को लगाए जाएंगे। आखिर है क्या 5G, सबसे पहले इसको समझते हैं, फिर 5G से फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है, इस पर हम लोग बात करेंगे। 5G यानी कि मोबाइल कनेक्टिविटी का 5वां जनरेशन। सबसे पहले एक तस्वीर को आप लोग देखिए और ये समझिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन गामा रेज, उसके बाद एक्स रेज, उसके बाद विजिबल रेज यानी दृश्य प्रकाश जिसके वजह से चीज़ें दिखती हैं, उसके बाद इंफ्रारेड, उसके बाद माइक्रोवेव, उसके बाद शॉर्ट रेडियो वेव, फिर लॉन्ग रेडियो वेव। यहाँ पर जो आपको दिख रहा है गामा रेज का एनर्जी सबसे ज़्यादा होता है। गामा रेज जो कैंसर चिकित्सा में भी प्रयोग में आता है, काफ़ी खतरनाक होता है, काफ़ी पावरफुल होता है। तो गामा रेज से जैसे आप रेडियो वेव की तरफ बढ़ते हैं, फ्रीक्वेंसी लगातार घटते ही चला जाता है। टेली कम्युनिकेशन यानी दूर बैठे कम्युनिकेट करना, जैसे कि हाँ हेलो कहाँ है जी आप, तो ये टेली कम्युनिकेशन हुआ, दूर बैठे कम्युनिकेट करना। तो टेली कम्युनिकेशन में जो फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल होता है वो सामान्यतः शॉर्ट रेडियो वेव या लॉन्ग रेडियो वेव का इस्तेमाल होता है। इंटरनेट कनेक्टिविटी की अगर बात किया जाए तो वो शॉर्ट रेडियो वेव पे काम करता है। टेलीविज़न या रेडियो का जो प्रसारण होता है वो भी शॉर्ट रेडियो वेव या लॉन्ग रेडियो वेव पे होता है। देखिए 4G का जो कनेक्टिविटी है वो शॉर्ट रेडियो वेव पे काम करता है, जबकि 5G का जो कनेक्टिविटी होगा वो शॉर्ट रेडियो वेव से लेकर के माइक्रोवेव तक का होगा। यानी कि मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूं कि जो फ्रीक्वेंसी आपके मोबाइल तक आने वाला है, जब 5G स्टार्ट हो जाएगा तो वो फ्रीक्वेंसी होगा क्या, वो माइक्रोवेव से लेकर के शॉर्ट वेव तक का फ्रीक्वेंसी होगा। अब देखिए 5G में अभी आपने सुना है कि स्पेक्ट्रम का नीलामी हुआ है, अलग अलग कंपनियों के द्वारा स्पेक्ट्रम को खरीदा गया है। स्पेक्ट्रम क्या होता है उस पर भी हम आएंगे। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि जो 5G आएगा यहाँ पर फ्रीक्वेंसी शॉर्ट रेडियो वेव से लेकर के माइक्रोवेव तक का एक रेंज है उसमें रहेगा, जबकि 4G का जो फ्रीक्वेंसी होता है वो शॉर्ट रेडियो वेव का होता है। ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। अब स्पेक्ट्रम का नीलामी ये क्या होता है, बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है कि अरे स्पेक्ट्रम का नीलामी का मतलब क्या होता है। स्पेक्ट्रम का मतलब होता है रंगों का समूह, जो विजिबल हिस्सा होता है जहाँ पर 7 रंग होते हैं। जैसे कि होता नहीं कि स्केल को प्लास्टिक का जो स्केल होता है या प्रिज्म, उसको अगर आप धूप में रखोगे तो जो वाइट लाइट होता है सन का वो 7 रंगों में टूट जाता है, यानी कलर्स का कम्बिनेशन है, उसको स्पेक्ट्रम कहते हैं। यहाँ पर स्पेक्ट्रम का मतलब शॉर्ट रेडियो वेव या लॉन्ग रेडियो वेव में फ्रीक्वेंसी का एक रेंज। देखिए सिंपली भाषा में स्पेक्ट्रम का हम लोग इस्तेमाल करते हैं विजिबल रेडिएशन में, जहां 7 रंगों का समूह है, वो भी तो फ्रीक्वेंसी का एक रेंज ही है ना। तो कहीं भी आप फ्रीक्वेंसी का रेंज ले लो, उसको आप एक नाम दे दो सहूलियत के लिए, स्पेक्ट्रम। 5G में जो फ्रीक्वेंसी होगा वो माइक्रोवेव से लेकर के शॉर्ट रेडियो वेव तक का होगा। आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा ये स्पेक्ट्रम होता क्या है, 5G में फ्रीक्वेंसी जो यूज होगा वो क्या होगा। तो अब आगे कुछ देखते हैं। 72 गीगाहर्ट्ज़ स्पेक्ट्रम को नीलामी के लिए रखा गया था, जिसमें 71% का बिक्री हुआ। और ये जो अधिकार दिया गया है कंपनियों को, जिन कंपनियों ने स्पेक्ट्रम को खरीदा है भारत सरकार से, 20 साल का वैधता होगा, 20 वर्षों का वैधता होगा। अब देखिए किन किन कंपनियों ने क्या क्या खरीदा, जरा इसको देख लीजिए। रिलायंस जियो ने 88,000 करोड़ रुपए खर्च करके 24 गीगाहर्ट्ज़ का फ्रीक्वेंसी खरीदा, स्पेक्ट्रम खरीदा। और स्पेक्ट्रम फ्रीक्वेंसी के बारे में बेसिक बात मैंने आपको बता ही दिया है। इसके अलावा भारतीय एयरटेल ने 43,000 करोड़ रुपए खर्च करके 19 गीगाहर्ट्ज़ का स्पेक्ट्रम खरीदा। वोडाफोन ने 18,000 करोड़ रुपए खर्च करके 6 गीगाहर्ट्ज़ का स्पेक्ट्रम खरीदा। अडानी ग्रुप ने 400 करोड़ रुपए खर्च करके कुछ मेगाहर्ट्ज़ का स्पेक्ट्रम खरीदा। अब देखिए, अब आपके मन में सवाल होगा कि ठीक है रिलायंस ग्रुप ने स्पेक्ट्रम खरीद लिया, इसका क्या मतलब है। देखिए दोस्तों, पहले तो आप ये समझिए कि जो मोबाइल का कनेक्टिविटी होता है वो 3 तरीके से होता है। कैसे होता है? 3 तरीके से होता है। एक कनेक्टिविटी होता है टावर टू टावर, एक कनेक्टिविटी होता है ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से, और एक कनेक्टिविटी होता है जहां टावर से वेव को भेजा जाता है आयन मंडल में, फिर वो वहां से रिफ्लेक्ट होकर के जमीन तक पहुंचता है। थोड़ा सा और इसको अच्छा से विस्तार से समझते हैं। देखिए एक तस्वीर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर सबसे पहले आप ये समझिए कि आखिरकार फ्रीक्वेंसी उत्पन्न कैसे होता है, यानी कि मोटे भाषा में हम बात कर रहे हैं कि वेव पैदा कैसे होता है। क्योंकि आपके मोबाइल कनेक्टिविटी के लिए आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पहुंचता है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पहुंच रहा है यानी आपके मोबाइल के पास कनेक्टिविटी आ रहा है। ये पैदा कैसे होता है? तो इसको पैदा किया जाता है ट्रांसमीटर एंटीना के द्वारा। वहाँ पर इलेक्ट्रॉन का वाइब्रेशन होता है, पूरा एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है, और वहाँ पर ट्रांसमीटर एंटीना में
जो स्पेक्ट्रम है, जितना भी रेंज का स्पेक्ट्रम चाहिए उसको वहाँ पैदा किया जाता है और उसको फिर वहाँ से ट्रांसमिट कर दिया जाता है, यानी कि वहाँ से भेज दिया जाता है। 3 तरीके से भेजा जा सकता है। एक टावर से दूसरे टावर में भेजा जा सकता है। कहीं कहीं आप देखते होंगे कि बहुत ऊंचा ऊंचा टावर होता है, 200 मीटर या 300 मीटर ऐसा भी टावर हो सकता है, 100 मीटर का भी ऊंचा टावर होता है। कहीं कहीं हर शहर में कुछ टावर ऐसे होते ही हैं। तो चाहे वो मोबाइल का टावर हो या मे बी टेलीविज़न कनेक्टिविटी का टावर हो, तो ऐसे ऐसे टावर होते हैं। तो ट्रांसमीटर जो टावर होता है वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर इसको प्रोड्यूस किया जाता है और वहाँ से भेजा जाता है टावर टू टावर, या वहाँ से होता क्या है कि आयन मंडल में जाता है और आयन मंडल से टकरा करके फिर और जो टावर हैं दूसरे एरिया के वहाँ पर चला जाता है। इसके अलावा ट्रांसमीटर एंटीना द्वारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पैदा किया जाता है वो ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से भी आगे मूव करता है। तो 3 तरीक़ा के माध्यम से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आगे की तरफ मूव करता है। दोस्तों, आपको एक बात और पता होना चाहिए कि अभी तक हमारे देश में जो टोटल कनेक्टिविटी है वो मात्र 30% ही ऑप्टिकल फाइबर के बेसिस पे है। ज़्यादातर जो कनेक्टिविटी होता है मोबाइल टावर्स का 70% कनेक्टिविटी टावर टू टावर ही होता है। जैसे कि आपके इलाका में कोई टावर है तो ऐसा भी पॉसिबल है कि उस टावर में जो कनेक्टिविटी आ रहा है किसी बड़े टावर से आ रहा है, ऐसा भी हो सकता है। या ऐसा भी हो सकता है कि आपके इलाका का जो टावर है वहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से पहुँच रहा है। अगर ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से पहुंच रहा है तो वहाँ पर कनेक्टिविटी बहुत ही बढ़िया होता है। सामान्यतः शहरों में ऑप्टिकल फाइबर का पूरा जाल बिछा हुआ रहता है, इस वजह से वहाँ कनेक्टिविटी बेहतर होता है। जबकि दूर दराज के क्षेत्रों में ऑप्टिकल फाइबर बिछा हुआ नहीं रहता है। शहर के जो टावर होते हैं जो काफ़ी हाइट पे होते हैं, उन टावर्स के माध्यम से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन गाँव में लगे हुए टावर के द्वारा कैच किया जाता है और वहाँ से फिर सिग्नल को आपके मोबाइल तक भेजा जाता है। तो इस तरीके से गाँव का जो कनेक्टिविटी है थोड़ा सा कहीं ना कहीं रेस्पेक्टिवली वीक होता है, क्योंकि टावर टू टावर कनेक्टिविटी होता है। ऑप्टिकल फाइबर का वहाँ पर इन्वॉल्वमेंट कम होता है। अगर कहीं भी ऑप्टिकल फाइबर का इन्वॉल्वमेंट है तो आपका जो कनेक्टिविटी है मोबाइल का, इंटरनेट स्पीड है, वो सब काफ़ी बढ़िया रहता है। तो आपको उम्मीद है कुछ बेसिक बात आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, 5G को अगर ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाना है तो ऑप्टिकल फाइबर का पूरा जाल बिछाना होगा, क्योंकि टावर टू टावर कनेक्टिविटी करने में 5G ज़्यादा बेहतर काम नहीं कर पाएगा। हाँ, वहाँ भी बेहतर कर सकता है, जब टावर बगल बगल में एकदम लगाना पड़ेगा तब हो सकता है। तो उससे ज़्यादा बेहतर ये है कि ऑप्टिकल फाइबर का जो परसेंटेज है उसको बढ़ा दिया जाए। अभी हमारे देश में मात्र 30% जो कनेक्टिविटी है, आप थोड़ा देर पहले ही मैंने आपको बताया, वो ऑप्टिकल फाइबर से है। उसको कम से कम 60% करना ही होगा, तब 5G बेहतर ढंग से भारत के ज़्यादातर शहरों में अच्छा तरीके से काम कर पाएगा। दोस्तों, टेलीकम्युनिकेशन कंपनी क्या होता है ज़रा वो समझिए। रिलायंस जियो हो या भारती एयरटेल हो, ये टेलीकम्युनिकेशन कंपनियां होती हैं। ये वो कंपनियां होती हैं जो अपने स्पेक्ट्रम को आपको इस्तेमाल करने देती हैं। वो स्पेक्ट्रम को वो कंपनियां सरकार से खरीदती हैं। देखिए, टेलीकम्युनिकेशन कंपनी कहने का मतलब ये बिल्कुल ही नहीं है कि वो कंपनी अपना टावर बना रही है, बिल्कुल ही इसका मतलब नहीं है कि वो कंपनी अपना मोबाइल आपको दे रही है। हालांकि रिलायंस जियो मोबाइल बना दे वो अलग बात है, लेकिन टेलीकम्युनिकेशन कंपनी का मतलब है जो आपको स्पेक्ट्रम प्रोवाइड करा रही है, जो कंपनी आपके मोबाइल तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को टावर या ऑप्टिकल फाइबर के द्वारा पहुंचा रहा है, जिस वजह से आप फ़ोन पे किसी से बात कर पा रहे हो या जिस वजह से आप इंटरनेट चला रहे हो, इसी को कहा जाता है टेलीकम्युनिकेशन कंपनी। दोस्तों, आपने ऑक्शन यानी जो नीलामी हुआ है स्पेक्ट्रम का, उसमें आपने बैंड का नाम भी सुना होगा, बैंड विड्थ। ये क्या होता है? बैंड का मतलब कुछ खास नहीं है, जस्ट लाइक स्पेक्ट्रम ही है। जैसे कि एक रेंज हो गया कि इतना हर्ट्ज से लेकर के इतना हर्ट्ज। देखिए, 600 मेगाहर्ट्ज, 700 मेगाहर्ट्ज, 2300 मेगाहर्ट्ज, 3300 मेगाहर्ट्ज, ये सब कुछ बैंड विड्थ हैं जो स्पेक्ट्रम के रूप में भारत सरकार के द्वारा टेलीकम्युनिकेशन कंपनियों को बेचा गया है। अब जैसे कि शहरी इलाकों में जो 5G कनेक्टिविटी आने वाला है वहाँ पर 700 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे सब कुछ ऑपरेट होगा, यानी टावर के द्वारा जो फ्रीक्वेंसी आप तक पहुँचेगा वो 700 मेगाहर्ट्ज का होगा सामान्यतः शहरी क्षेत्रों में। तो आप समझ रहे हैं, अलग अलग क्षेत्रों में जो 5G का स्पीड होगा वो अलग अलग होगा, क्योंकि टावर के द्वारा जो फ्रीक्वेंसी वहाँ निकलेगा, हो सकता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में उसके स्पीड को कम रखा जाए। शहरी क्षेत्रों में चूंकि ज़्यादा आवश्यकता होता है, ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं, तो शहरी क्षेत्रों में 700 मेगाहर्ट्ज है। तो मे भी पॉसिबल है कि गांव में 600 मेगाहर्ट्ज का हो, या कुछ वैसा एरिया है जहां पर कनेक्टिविटी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता हो, तो हो सकता है वहाँ 2300 मेगाहर्ट्ज का हो। आप समझ रहे हैं ना हम क्या कहना चाहते हैं? यानी कि अब एरिया वाइज डिपेंड करेगा कि कोई टावर कितना फ्रिक्वेंसी प्रोवाइड कर रहा है।
अब दोस्तों आपके मन में एक और सवाल हो रहा होगा कि क्या जो 5G के लिए टावर लगाया जाएगा ये रिलायंस या भारती एयरटेल का होगा। तो इसको भी आप लोग समझ लीजिए दोस्तों, उसका जो हार्डवेयर वाला पार्ट है जो 5G में इस्तेमाल होगा वो बाहर से आएगा। अब आपके मन में सवाल होगा कि टावर में लगने वाला लोहा भी बाहर से आएगा, वो थोड़े ही बाहर से आएगा। टावर में देखते नहीं कि बहुत सारा मशीन वगैरह लगाया जाता है, तो वो हार्डवेयर वाला पार्ट है, वो बाहर से मंगाना पड़ेगा। उसके लिए भी बहुत सारी कंपनियाँ होती हैं, जैसे कि एक एग्जाम्पल देते हैं इरिक्सन कंपनी। दोस्तों बहुत सारे विशेषज्ञों का ये कहना है कि चूंकि 5G के हार्डवेयर के लिए हम बाहरी देशों पर निर्भर हैं, तो हो सकता है डाटा लीकेज का समस्या आ जाए। दोस्तों अब हम लोग ये देखने का प्रयास करते हैं कि क्या 5G वाकई नुकसानदायक है। देखिए हर सिक्का का दो पहलू होता है, नुकसानदायक है या नहीं है ये तभी साबित हो सकता है जब कोई इससे संबंधित रिसर्च पेपर एक दुनिया के सामने रखा जाए। तक कंपनीज की बात है, कोई भी कंपनी इसमें जो इन्वॉल्व है जिसको कमर्शियल बेनिफिट होने वाला है, जाहिर सी बात है वो इसका फायदा ही बताएगा। दोस्तों इसके नुकसान के बारे में तो आकलन तभी हो सकता है जब इससे संबंधित कोई रिसर्च हो। जाहिर सी बात है विदेशों में तो कुछ रिसर्च हुआ ही होगा, तो रिसर्च पेपर के माध्यम से ही जाना जा सकता है कि इससे वाकई कुछ नुकसान है या नहीं है। अब थोड़ा हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि नुकसानदायक अगर है या नहीं है तो क्या उसका वजह हो सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों थोड़ा आप समझिए एक बार फिर से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को यहाँ मैंने दिखाया है, आप तस्वीर में देख सकते हैं। गामा रेज है, उसके बाद एक्सरे है, उसके बाद विजिबल रेडिएशन है, उसके बाद इंफ्रारेड है, माइक्रोवेव है और फिर शॉर्ट रेडियो वेव, लॉन्ग रेडियो वेव। जैसे जैसे हम उधर की तरफ जाएंगे फ्रीक्वेंसी बढ़ता चला जाएगा, जैसे जैसे हम उधर की तरफ जाएंगे जो रेडिएशन है वो ज़्यादा एनर्जेटिक होता चला जाएगा। 5G में जो फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल होने वाला है वो ज़्यादा होने वाला है 4G के तुलना में, वो गीगा हर्ट्ज में भी हो सकता है। एक बात आपको और मैं बताते चलूँ कि हमारे देश में जो 5G इस्तेमाल होने वाला है उसका 3 लेवल होगा, हाइयर, मिडिल और लोअर। जो हाइयर लेवल का 5G कनेक्टिविटी कहीं कहीं दिया जाएगा वो गीगा हर्ट्ज में भी होगा, जो माइक्रोवेव में होगा, यानी कि उसका फ्रीक्वेंसी काफ़ी ज़्यादा होगा, गीगा हर्ट्ज में होगा। और बहुत सारे लोगों का इसी वजह से टेंशन है कि गीगा हर्ट्ज का जो फ्रीक्वेंसी है वो काफ़ी एनर्जी उसमें होता है। अब वो खतरनाक है कि नहीं है, अब वो तो किसी रिसर्च पेपर के माध्यम से ही बताया जा सकता है।